अपनी जमीन पर अपना नया आसमान पैदा कर, अपनी जमीन पर अपना नया आसमान पैदा कर। मांगने से ये जिंदगी कहाँ मिलती है दोस्त, मांगने से ये जिंदगी कहाँ मिलती है ये दोस्त। खुद ही अपना नया इतिहास पैदा कर, खुद ही अपना नया इतिहास पैदा कर। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी, आपके अपने प्यारे से चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है लास्ट हम एंड करने वाले हैं। इससे पुरानी क्लास देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास नाइन्थ और ग्रेविटेशन चैप्टर देखोगे। ग्रेविटेशन ये लिखा मिलेगा आपको, वहां जाके प्लेलिस्ट में जाना है, आपको चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाना, वहां क्लास 9th और ग्रेविटेशन ये लिखा मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप पुरानी क्लास देख सकते हो। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता वो जाके एक बार जरूर चेक कर ले पुरानी क्लास। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। भाई क्या नाम है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या होता है इसमें? तो इससे पहले हमने बताया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी कंटेनर में डालते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये पानी भरा हुआ है, ये पानी हमने इसमें स्लो भर रखा है, इसमें हमने किसी ऑब्जेक्ट को डाला तो होता क्या है कि ये पानी को डिस्प्लेस करता है। अपवर्ड फोर्स लगता नहीं लगता? तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इसमें डालते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को इसमें डालते हैं, तो इट एक्सपीरियंस से अपवर्ड फोर्स। क्या लगता है? अपवर्ड फोर्स लगता है भाई, या जिसको हमने एक नाम और दिया था अपथ्रस्ट। याद होगा आप लोगों को जिन्होंने पुरानी क्लास देखी है। तो जब ये इसको डुबोया जाता है एक अपवर्ड फोर्स लगता है, और फिर उसके बाद में देखा होगा कि पानी ऊपर भी चढ़ता है। तो मतलब पानी को क्या करता है, मान लो अगर यहां से मैं खाली जगह कर दूं तो ये पानी आ जाएगा यहां से धीरे धीरे करके। अगर मैं इस कंटेनर में डालूं तो निकल जाएगा पानी। निकलेगा नहीं निकलेगा? बताओ। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं, डुबोते हैं, तो पानी साइड का पानी क्या होता है, ऊपर आ जाता है। तो जो ऊपर आ रहा है वो डिस्प्लेस हो गया। मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट को इसमें डाला गया तो इसने वाटर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो यही से आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल निकाला क्या कि जो अपवर्ड फोर्स है यानी कि बायोंट फोर्स, या इसका नाम और क्या बताया, अपवर्ड फोर्स, यही तो है ऊपर की तरफ लगने वाला, वो होता है इक्वल टू दी, ये क्या हुआ है, डिस्प्लेस वाटर। इसमें क्या आ रहा है भाई, इसमें क्या आया, डिस्प्लेस वाटर। इसमें क्या आया भाई, डिस्प्लेस वाटर। क्या आया भाई, डिस्प्लेस वाटर। दिख रहा होगा आपको कि जब इसमें डुबोया गया तो कुछ वाटर को डिस्प्लेस हुआ, तो इसने कहा कि जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है ना, वो इक्वल है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट भाई, ये बात उसने बोली भाई आर्किमिडीज ने। और यही आपका एक फंडामेंटल फॉर्मूला बढ़ गया आर्किमिडीज ने। इसको आप अच्छे से दिमाग में रख लो, यहीं से लैंग्वेज बनाएंगे कि जब ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। ये तो आपको मैंने कल कहा था कि एक्सपेरिमेंट करके देखना, पानी बाल्टी या प्लास्टिक वाला डब्बा लो और पानी में डुबो के देखो, तो वहां से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बाकी लगता हर चीज पे, चाहे आप हैवी ऑब्जेक्ट जो डूब जाता है उसको डालोगे तब भी एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, उस हर चीज पे लगता है। बस प्लास्टिक के डब्बे में लाइट होने की वजह से उसमें दिख जाता है अपवर्ड फोर्स। तो जब इसमें डाला गया तो वो पानी को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो उसने यही कहा कि जो अपवर्ड फोर्स है वो डिस्प्लेस वाटर के बराबर होता है। तो उसने क्या कहा, आर्किमिडीज ने क्या कहा, when object partially or fully immersed in water भाई, when object partially और fully कर दो इसको, immerse in water, it experience a buoyant force. It experience a buoyant force which is equal to weight of water displaced by object। भाई यहां से एक लैंग्वेज बन गई। इसी फॉर्मूले से उन्होंने एक लैंग्वेज बना दी कि जब ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फुली, यानी कि आधा, क्योंकि जो नाव होती है वो तो पूरी नहीं डूबती कभी, तो इसलिए पार्शियली डुबो या फुली इमर्ज करो, किसके अंदर, वाटर में। इमर्ज मतलब डुबोना। इट एक्सपीरियंस ए बायोंट फोर्स, तो उसको क्या लगेगा कि ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, थ्रस्ट फोर्स लगेगा, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये बात समझ में आई नहीं आई कि जब पानी में ऑब्जेक्ट को आप उतारते हो तो उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और जब ऊपर की फोर्स लगेगा तो लिख दिया हमने बायोंट फोर्स भाई। दूसरी बात, जब उसको डुबोया तो उसने पानी को डिस्प्लेस करा होगा साइड में, तो वो वेट ऑफ द वाटर हो गया। उसका वेट कर लो, उसका क्या कर लो, यहां से वेट मेजर कर लो, तो उसका वेट
यानी कि जो पानी डिस्प्लेस करा उसका वेट और जो बायोंट फोर्स है वो इक्वल है, यानी कि जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा उसको कैलकुलेट करना बड़ा ही हार्ड काम था। तो प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, लैब में जाके एक कंटेनर लेके मैं क्लास में करवा के दिखा भी दूंगा आपको। जब आप डुबोगे इसके अंदर तो पानी डिस्प्लेस करोगा तो मैं यहां से डिस्प्लेस कर लूंगा, इसका पानी मेजर कर लूंगा कितना वेट है, और वही जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा वही फोर्स होगा जितना उसने पानी को डिस्प्लेस करा है। दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं, यूज एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल भाई, ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल भाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आप एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। तो फर्स्ट नंबर पे लिखिए, इट इज यूज टू मेजर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो हम इसका यूज कर सकते हैं भाई। दूसरे नंबर पे हम लिखने वाले हैं लैक्टोमीटर भाई, लैक्टोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्योरिटी ऑफ मिल्क भी। क्या? प्योरिटी ऑफ मिल्क, यानी मिल्क की प्योरिटी को नापने के लिए यूज किया जाता है लैक्टोमीटर। ये याद कर लेना भाई, लैक्टोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर प्योरिटी ऑफ मिल्क। दूध की शुद्धता नापने के लिए, दूध की शुद्धता को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई? लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। लैक्टोमीटर का नाम बताया, लैक्टोमीटर का पक्का याद कर लेना भाई कि लैक्टोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ ए मिल्क। तो प्योरिटी ऑफ मिल्क को नापने के लिए यूज करता है। लेकिन ये लैक्टोमीटर है ना, तो लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। दूसरा मित्र है हाइड्रोमीटर भाई, हाइड्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर डेंसिटी ऑफ वाटर। हाइड्रोमीटर एक डिवाइस होता है, ये भी याद कर लेना आप लोग। हाइड्रोमीटर एक डिवाइस होता है जो डेंसिटी ऑफ पानी की नापता है, डेंसिटी ऑफ वाटर की नापती है। ये भी किस पे बेस्ड है, इसके आगे लिख देना इट इज यूज्ड या इट इज बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो 3 यूज हो गया हमारे पास, 3 यूज। फोर्थ नंबर का यूज और लिख लो, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं। फोर्थ नंबर का और लिख लो यूज, फोर्थ नंबर का लिखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल used in designing ship and submarine। तो जितनी भी शिप है, सबमरीन है, उनको बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं भाई? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं। नोट डाउन कर लेना भाई, ये 4 यूज है, चारों इंपोर्टेंट है। तो देखिए एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है कि जब किसी वाटर में किसी ऑब्जेक्ट को उतारते हैं तो उसके ऊपर एक बायोंट फोर्स लगता है, अपवर्ड फोर्स लगता है, और उसके अलावा वो पानी को डिस्प्लेस भी कर देता है। तो उस पानी को डिस्प्लेस किए हुए पानी का क्या करना, हमें वेट कर लेना है। तो जो पानी जो डिस्प्लेस करा उसका जो वेट है वो बायोंट फोर्स ही होता है, ये समझ सकते हो, वो बायोंट फोर्स ही होता है। उसके बाद में एप्लीकेशन क्या थी, यूजेस क्या है आर्किमिडीज के? तो पहला था कि रिलेटिव डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए। दूसरे नंबर पे लैक्टोमीटर में यूज होता है क्योंकि प्योरिटी ऑफ मिल्क को काम में आता है। हाइड्रोमीटर होता है डेंसिटी ऑफ पानी, यानी वाटर की डेंसिटी को निकालने के लिए। चौथे नंबर पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, वो यूज होता है इन डिजाइनिंग द शिप एंड सबमरीन भाई। तो ये चीजें आपको बनाने में यूज होता है। तो आर्किमिडीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको आना चाहिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका खत्म हो जाता है यहां से। अब आता है व्हाई ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट। मतलब ऑब्जेक्ट क्यों तो डूब जाता है, क्यों तैर जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने के बाद में हमारा क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट क्यों तो पानी में डूब जाता है, क्यों फ्लोट करता है, तैरता है। सिंक का मतलब होता है डूबना। तो देखिए भाई कैसे क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट का हमने एग्जांपल दिया था, ये हमने एक कंटेनर लिया, इसमें पानी भर दिया, ये हमने वाटर फिल कर दिया इसके अंदर। अब हो क्या रहा है, यहां पे हमने इसमें जब पुट करा, किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे पुट करा, तो इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है भाई, जिसको हम बोलते क्या है, अपवर्ड फोर्स, या एक नाम और था इसका बायोंट फोर्स। क्या बताया? बायोंट फोर्स।
अपवर्ड फोर्स और बाउंड फोर्स। एक इस पे एक तो ये तो हो गया ऊपर की तरफ काम करने वाला, एक इसका डाउनवर्ड फोर्स भी तो काम कर रहा होगा, जिसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स वो क्या होता है, सुनिए ध्यान से। डाउनवर्ड फोर्स होता है वेट यानी कि m इंटू जी। तो एक तो नीचे की तरफ काम कर रहा है, जो हमने कल भी बताया था कि हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ करता है, ग्रेविटी की तरफ काम करता है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर आप पढ़ चुके, डाउनवर्ड फोर्स काम करता है वेट mg। एक तो ये हो गया, एक ऊपर की तरफ काम करता है। दो का फोर्स काम करता है जब एक ऑब्जेक्ट होता है उस पर दो फोर्स काम करते हैं, फ्लूइड में जाता है। तो एक बताया अपवर्ड फोर्स और एक बताया डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स है वो बाउंड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स है वो उसका बॉडी का वेट है, मास और ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। ये बात क्लियर थी। अब हुआ क्या कि अगर पहला केस देखिए, यहां पे 3 केस होते हैं। अगर आपका जो डाउनवर्ड फोर्स है जिसको हम बोलेंगे वेट यानी कि जिसको हम बोलेंगे mg, वो इक्वल है अपवर्ड फोर्स के, वो इक्वल है अपवर्ड फोर्स के। भाई एक केस तो ये होगा। दूसरा केस जो वेट है यानी कि आपका mg है वो लेस देन है अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स, ये अपवर्ड पूरा नहीं लिखा, अपवर्ड फोर्स। इसी प्रकार से तीसरा केस है जिसमें जो वेट है या जो mg है वो ग्रेटर है अपवर्ड फोर्स से। 3 ही केस हो सकते हैं। देखो भाई, अगर डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर है, डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर है, मतलब नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स बैलेंस हो गए ना कंडीशन। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू हो गया डाउनवर्ड फोर्स। जितना फोर्स नीचे आप लगा रहे हो, पानी के अंदर आपको उतार दिया गया, तो जितना आपका नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो बराबर हो जाए ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स के, उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो यहां लिख देंगे देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। बोलो समझ में आया नहीं आया? कि जब डाउनवर्ड फोर्स लिखेंगे व्हेन द डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, इन दिस कंडीशन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। भाई क्या करेगा, फ्लोट करेगा। बोलो समझ में आई नहीं आई? तैर जाएगा, दोनों बैलेंस कंडीशन आ गई। दूसरी में अगर आपका वेट मतलब डाउनवर्ड फोर्स, अगर डाउनवर्ड फोर्स कम पड़ गया और अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा और फिर फ्लोट करेगा। बिल्कुल बाहर तो नहीं आ सकता लेकिन सरफेस के ऊपर रहेगा और फिर आपका क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो क्या लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट विल राइज, देन ऑब्जेक्ट विल राइज एंड फ्लोट। थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा और क्या करेगा भाई, फ्लोट करेगा। थर्ड केस देखिए, जब वेट, ये पत्थर वाला केस हो गया, कील वाला केस हो गया, जब वेट डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाए किससे, अप ऊपर वाले फोर्स से, ऊपर वाला फोर्स कमजोर पड़ जाए तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा पड़ जाए तो नीचे जाएगा ऑब्जेक्ट, तो यानी कि डूब जाएगा। देन आप समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट विल सिंक इन दी वाटर। भाई इन द वाटर, इन द लिक्विड, जो भी आप कहना चाहो, या फ्लूइड कह सकते हो। बोलो समझ में आई नहीं आई बात? तो ये 3 केस थे कि वाई ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट। तो ये नोट डाउन कर लेना भाई। किसी को डाउट हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है बेटा। अब अगला टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। भाई प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही मिलता जुलता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही सीख कर ये बनाया गया है। अब टॉपिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। भाई फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ये और टॉपिक पढ़िए भाई। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से मिलता जुलता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या आती है वो देखिए कि कैसे समझेंगे। तो आपको एक ऑब्जेक्ट आपको बताया गया था यहां, और इसमें पानी डाला गया, आपको समझा दिया था। अब हो क्या रहा है, यहां एक ऑब्जेक्ट को रखा ऐसे, तो इसमें एक डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा, डाउनवर्ड, जिसको हमने mg नाम दिया गया। एक इसके ऊपर ऊपर की तरफ काम करेगा, अपवर्ड फोर्स बोलेंगे, जो वाटर लगाएगा, या जिसको हम बाउंड फोर्स बोलेंगे। और इसने पानी को डिस्प्लेस करा बताया था मैंने, उसका हमने क्या नाप लिया, वेट नाप लिया। क्या नापने के लिए कहा था, वेट। तो हमने क्या लिखा था वहां पे कि जो अपवर्ड फोर्स है, क्या लिखा था वहां पे, एक बार उसको याद दिला देता हूं मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। अपवर्ड फोर्स है
या जिसको हमने नाम दिया बायोंट फोर्स है, वो किसके इक्वल था? बायोंट फोर्स किसके इक्वल था? वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉडी, डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट बोल दो, बॉडी बोल देगी, बात है, यही तो था, याद करिए। अब क्या कहेंगे, देखो अपवर्ड फोर्स मैंने अभी अभी पढ़ाया कि एक डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर हो जाएंगे तो तैरेगा ऑब्जेक्ट, और प्रिंसिपल किसका कर रहे? तैरने का, तैरने का ही तो है ये फ्लोटेशन। तो तैरता कब है? पहली कंडीशन क्या थी कि जब वेट यानी कि डाउनवर्ड फोर्स होता है वो mg, वो किसके बराबर होता है? अपवर्ड फोर्स के बराबर होता है। ज्यादा होगा तब भी तैरेगा लेकिन ऊपर रह जाएगा, लेकिन अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। तो हमें पता लगे कि जो अपवर्ड फोर्स है ना वो किसके बराबर हो गया? तैरने की कंडीशन में वेट के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया भाई? वो जो अपवर्ड फोर्स है, अभी अभी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, जो वेट है नीचे जो डाउनवर्ड फोर्स है वो इक्वल हो जाए अपवर्ड फोर्स के, जो वेट है वो इक्वल हो जाए किसके? अपवर्ड फोर्स के। तो दोनों क्या हो गए? बैलेंस। और उस कंडीशन में तैरता है, बोलो तैरता है नहीं तैरता? अगर वो तैरता है तो इसका मतलब वो जो अपवर्ड फोर्स है वो क्या हो गया? वेट हो गया। तो हम यहां लिखेंगे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड, बाकी सेम है भाई, डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट। बस ये हमने चेंज कर दिया। जो अभी अभी हमने पढ़ा था ना, वाई एन ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट, जिनको याद नहीं एक बार पुराना सा बैक करके देख लो, यही बताया गया था कि जब ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर होएगा तो तैरेगा वो आराम से, यही बताया था। हाँ, अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया तो ऊपर आके तैरेगा, लेकिन तैरेगा, लेकिन कम से कम पहली मिनिमम कंडीशन क्या है कि वो बराबर होना चाहिए। तो यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट तैरेगा, जब भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, तो ये कंडीशन जरूरी है कि mg होगा वो अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। तो यानी कि जो आपका अपवर्ड फोर्स हम बोल रहे थे, बार बार अपवर्ड फोर्स उसको निकालना पड़ रहा था, कैसे निकाल रहे थे? पानी डिस्प्लेस करता है, इसका वेट मेजर करो। अब सीधा सीधा पता लग गया कि पानी में जब ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इसका वेट, जब पानी को इसमें ऑब्जेक्ट में रखोगे तो उसका वेट इक्वल होना चाहिए उसके डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट के बराबर, जितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा। क्लियर होगी बात? तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? तैर जाएगा, नहीं तो डूब जाएगा। इतना दिमाग में रखिए, जितना ऑब्जेक्ट का पानी में रखने के बाद में वो होता है, उसका वेट होता है उतना ही। अब ये वेट है ना कम ज्यादा होता है, बाहर कम होता है, लेकिन जब नदी में जाओगे या नहर में जब नाव को उतारोगे तो क्या होगा उस कंडीशन में? तालाब में, उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका जो वेट है ना, डाउनवर्ड फोर्स को तो वेट कहा गया, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स काम करने लग जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अपवर्ड फोर्स की वजह से वेट, जब ऑब्जेक्ट को जब पानी में लेके जाओगे तो उसका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो हम यहीं से हम समझते हैं। तो आपको ये लिखवा देते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, तो नोट कर लिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अकॉर्डिंग टू, अब लिखिए भाई, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन लिक्विड, ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा इन लिक्विड इफ, क्या बताया? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट, ठीक बेटा? तो इसको नोट डाउन कर लेना, ये इसकी डेफिनेशन होगी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फटाफट उतारिए, इसको पॉज करके उतार लो। अब अगला टॉपिक आता है कि हाउ डज शिप फ्लोट इन वाटर, हाउ डज शिप फ्लोट इन वाटर, हाउ डज, पहले एक बार हाउ डज, बोट कर लो चाहे शिप कर लो, फ्लोट इन वाटर भाई। तो भाई देखिए सुनिए कि अभी आपको तैरने का नियम बताया गया था। क्या बताया गया था? कि जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो इक्वल होना चाहिए वेट के डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट। यही तो बात है, ये तो याद हो गई होगी आपको। डिस्प्लेस, वेट डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट, किसका वेट? वेट ऑफ वाटर, ठीक है भैया, लिक्विड। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको लिखवाया था, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं ऐसे ही। अब कह रहा है कि होता क्या है शिप के अंदर, तो शिप कुछ इस प्रकार की होती है,
इस तरह का, और ये हमने पानी बना दिया। ठीक है, अब आप देख पाओगे कि शिप का जब ये पानी में उतरते धीरे 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 धीरे, तो ये क्या करती है, इसकी शेप की वजह से इट डिस्प्लेस लार्ज वाटर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए वाटर, यानी कि इसकी शेप की वजह से ये क्या करती है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर देती है। जब ये लार्ज पानी को डिस्प्लेस करेगी, वेट, उसका वेट तो इसके खुद के वेट के बराबर नहीं आ जाएगा। समझ रहे हो कि जब ये ज्यादा पानी को करेगी तो इसके खुद के वेट के बराबर आ जाएगा। अभी भी इसका वेट ज्यादा है, लेकिन इसकी शेप ऐसी है कि जब ये ज्यादा एरिया को कवर करेगी तो इसके ऊपर जो फोर्स है ना, अपवर्ड फोर्स, आप देख पाओगे वो ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो ना, इसकी शेप की वजह से इस पे जो अपवर्ड फोर्स है वो क्या लग रहा है, अबे ज्यादा लग रहा है। अपवर्ड फोर्स ज्यादा लगने की वजह से इसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई डाउनवर्ड फोर्स और उसको ऊपर की तरफ रखोगे तो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये आपका ऑब्जेक्ट ये वाली क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेगा। इसी में पूछ लेगी भाई डज शिप फ्लोट इन वाटर, ये भी पूछ सकता है कि शिप क्यों तैर जाती है। तो सेम कंडीशन है, ये पूछ ले आपसे कि व्हेन वी पुट आयरन नेल, आपसे पूछ सकता है कि व्हेन वी पुट आयरन नेल इन वाटर इट सिंक इमीडिएटली, भी इट सिंक इमीडिएटली, यही बात है ना कि आयरन नेल है वो इमीडिएटली सिंक कर जाती है, डूब जाती है। बट उसी आयरन से बना हुआ शिप, आयरन शिप जो कि बड़ा होता है वो सिंक नहीं करता है, डू नॉट सिंक। क्या रीजन है उसके पीछे, कि एक आयरन की सुई होती है वो डूब जाती है, और आयरन से बड़ा हुआ नाव शिप आपकी हो गई वो क्या करती है, तैर जाती है। कारण क्या है, तो भाई देखो सीधी सी बात यह है कि जो शिप होती है, बड़ी बड़ी शिप होती है, अंदर से कैसी होती है, खोखली होती है। ये तो है नहीं कि पूरी सॉलिड होती है, खोखली होती है। यहां उस आयरन की नेल है ना, पहले तो इसका सुन लो कि आयरन की नेल क्यों डूब जाती है। कारण ये क्योंकि इसकी डेंसिटी है ना, इसकी डेंसिटी, अभी डेंसिटी के बारे में बताएंगे थोड़ी देर बाद में। डेंसिटी होती है वो लेस देन होती है वाटर से, भाई सॉरी ग्रेटर देन होती है। डेंसिटी क्या होती है भाई, ग्रेटर होती है, किससे, वाटर से। अब इसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या चली जाएगी, नीचे पानी की डेंसिटी कम पड़ गई, इसलिए डूब जाती है। अब बात आती है इसकी में, नाव में ऐसा क्या होता है, तो नाव में यहां एक्चुअली में हवा भरी जाती है। क्या भरी जाती है, हवा रहती, खाली जगह है ना, तो उसमें एयर रहेगी। तो ओवरऑल डेंसिटी, ओवरऑल शिप की डेंसिटी की बात करूं मैं, शिप की डेंसिटी की बात करूं, इस टर्म में भी जो अभी समझाया था, इस टर्म में भी आप देख सकते हो, ओवरऑल शिप की डेंसिटी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है वाटर। आगे समझ में, खुद अकेले लोहे की जो शिप है उसकी तो डेंसिटी ज्यादा है, बट उसमें हवा भरी रहने की वजह से, पानी ज्यादा डिस्प्लेस करने की वजह से इसकी जो ओवरऑल डेंसिटी हो जाती है, कम हो जाती है वाटर से। क्यों, क्योंकि जब इसको पानी में उतारा गया तो क्या हुआ, जैसे जैसे अंदर चलती गई, कब तक नीचे जाती है पता है आपको, जब तक ये वाली क्राइटेरिया पूरा नहीं होता। जैसे जैसे नीचे जाती रहती है, इट डाइवर्ज या इट स्प्रेड द वाटर मोर एंड मोर, डिस्प्लेस वाटर मोर एंड मोर। तो जैसे जैसे वो पानी को डिस्प्लेस करती रहेगी, तो जितना पानी को डिस्प्लेस करेगी उतना ही उस पर क्या लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा। जितना पानी को डिस्प्लेस करेगी उतना ही ज्यादा अपवर्ड फोर्स, तो डाउनवर्ड फोर्स कम होता चले जाएगा, वो पानी का लेवल बैलेंस आ जाएगा और वहीं वो शिप जाके रुक जाती है। तो यही बता रहे थे कि आयरन नेल की डेंसिटी क्या हो जाती है भाई, ज्यादा होती है किसके मुकाबले में, पानी के मुकाबले में, तो डूब जाती है। जबकि इसकी ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाती है, आप सीधा आंसर दे सकते हो, बिकॉज शिप ओवरऑल डेंसिटी इज लेस देन दी वाटर। कैसे हुई, उसका कारण यह है बिकॉज शिप इज नॉट ए solid, it is a hollow and it contain a water, that's why its overall density reduced, yeah, its overall density will less than the density of the water, that's why it will float in the water। क्लियर हुई, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब आता है डेंसिटी का टॉपिक भी। डेंसिटी का टॉपिक बड़ा ही मजेदार रहने वाला, भी डेंसिटी के बारे में जिक्र चल रहा था। क्या है डेंसिटी, घनत्व हिंदी में। तो डेंसिटी क्या होती है, तो सुनिए डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी होती है भाई मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी की डेफिनेशन क्या लिखोगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ही इसको बोलेंगे डेंसिटी। तो सिंपल बात है, डेंसिटी घनत्व, और डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिखोगे, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम, भी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपकी डेंसिटी होगी। भी डेंसिटी
का सिंबल अगर आप देखो तो रो दिखेगा, इसको रो बोलते हैं, और मास को m बोलेंगे, वॉल्यूम को v बोलेंगे। डेंसिटी की अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, डेंसिटी की ऐसा यूनिट की बात करें तो मास की आप सभी जानते हो, मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो आप लिख सकते हो क्या हो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हो, या किलोग्राम मीटर की पावर -3 जाके, ये दोनों में से जो भी अच्छी लगे लिख लेना। ये डेंसिटी की यूनिट है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि आप ये भी समझ लो कि वॉल्यूम बढ़ाने से डेंसिटी घट जाती है। जैसे अभी बात कर रहे थे, खोखला था तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया एयर की वजह से, समझ में आ गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया उसका, तो क्या हुआ, उसकी डेंसिटी कम हो गई। इसी तरह की तो शेप बढ़ा रखी होती है, या वॉल्यूम को आप रिड्यूस कर दोगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि कील के केस में हुआ, कील के केस में वॉल्यूम को कम कर दिया आपने, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कम करने की वजह से क्या हुआ, उसकी डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए पानी से ज्यादा हो गई। तो आप समझ में आ रहा होगा क्यों डूब रही है, क्यों तैर रही है, क्योंकि डेंसिटी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, मास कम होगा तो डेंसिटी कम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो ऊपर ऊपर लिखा होता है ना वो डायरेक्टली, मतलब अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब होता है उल्टे अनुपात में, यानी कि वॉल्यूम को अगर आप बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम, अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो डेंसिटी ज्यादा, उल्टे अनुपात में। हमेशा याद कर लेना, उल्टे में लिखा हो तो यही पंगा रहता है हमेशा, 99%। तो ये आपको समझ में आ गया डेंसिटी क्या होती है। अब बात आती है डेंसिटी, कुछ लिख लेते हैं, डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, तो नोट डाउन कर लेना ये। तो डेंसिटी यहां लिख लेना भाई, डेंसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस, सम कॉमन सब्सटेंस इन एसआई, इन एसआई में लिख रहा हूं भैया, तो नोट डाउन कर लेना एक चार्ट सा बना के, इसकी लिख देना भाई, आइस, आइस 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भाई, 920। इसीलिए आइस कभी भी, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे कि आइस क्यों नहीं डूबती, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो लेस देन है वाटर से। अब बोलोगे वाटर की कितनी है, तो वाटर की लिख लो भाई 1000 है, कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब में 1000 किलो पानी आ सकता है, इसका मतलब ये होता है। और 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों चीज आएंगी, तीनों चीज आएंगी, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि 1 मीटर का आप लोगे तो उसमें बर्फ कितनी आएगी, 920 किलोग्राम, और पानी कितना आएगा 1000, यानी 80 ग्राम का, किलोग्राम का अंतर आ गया ना। इसीलिए वाटर क्या हो गया भाई आपका, हैवी पड़ गया किसके मुकाबले में, आइस के मुकाबले में। तो हमने कहा जी आइस कभी भी नहीं डूबेगी क्योंकि ये हल्की है। उसके बाद में और एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लास, ग्लास का आप लिख देना भाई 2500, 2500 किलोग्राम, तो ये भी डूब जाएगा। उसके बाद में और देख लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो लिखवा रहा हूं। आयरन, लोहा 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी, पर मीटर क्यूब है भी, तो आप देख सकते हो। उसके बाद में आयरन की बहुत ज्यादा है, 1000 है इसकी, देखो कितनी ज्यादा है वाटर की 1000, लेकिन फिर भी ये तैर क्यों रहा था, क्योंकि इसकी शेप इस तरह से बना दी गई कि इसका वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, जिससे डेंसिटी क्या हो गई, इसकी कम आ गई। और देख लेते हैं, मरकरी 13600 भाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और लास्ट और लिख लो आज की, गोल्ड 19300 भाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये थी सम कॉमन सब्सटेंस की ऐसा यूनिट में डेंसिटी, आप ये कर सकते हो। लास्ट का एक टॉपिक रह गया, 2 मिनट का टॉपिक है, बस 2 मिनट और देखिए। टॉपिक का नाम है रिलेटिव डेंसिटी। क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। टॉपिक का क्या नाम है भाई, रिलेटिव डेंसिटी। तो यहां नोट डाउन कर देते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या लिखोगे भाई, रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी से रिलेट करवा के बनाया गया हो, तो लिख लेना। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू दी डेंसिटी ऑफ वाटर, टू दी डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आया, क्या बताया, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी कि आपका सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया रिलेटिव डेंसिटी का। भाई डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस तो ऊपर लिखेंगे हम, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपोन में क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ द वाटर। क्या लिखोगे भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर। ये फॉर्मूला और नोट डाउन कर लेना, न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा।
ठीक है बेटा। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, देखो रेशियो है, अनुपात है किस किसका, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस का, कोई जो सब्सटेंस आप ले रहे हो ना उसका और उस पानी के साथ में, डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है बेटा, लिख लिया। तो इसको अगर आप कंप्लीटली खोल के लिखना चाहते हो रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले को, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि सब्सटेंस में तो जैसे गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, कुछ भी आ गया, कैसे निकालोगे आप रिलेटिव डेंसिटी, कैसे निकालोगे, बताया था ना कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो कैसे निकालोगे, तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो लिखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, जो भी आप मटेरियल गोल्ड लेते हो, सिल्वर लेते हो, उसका अपॉन में डेंसिटी ऑफ द वाटर। डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ द वाटर, इस तरह से न्यूमेरिकल में काम आएगा ये फॉर्मूला, मास ऑफ वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ भाई, ये है रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए, जो सब्सटेंस से गोल्ड की डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी गोल्ड की। अब गोल्ड की डेंसिटी कैसे निकालोगे, गोल्ड का मास लोगे और उसके वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, तो ऐसे निकलेगा। ऐसे ही वाटर की कैसे निकलेगी, मास लोगे वाटर का और उसके वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, तभी तो निकलेगा। तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे, मास ऑफ द सब्सटेंस, क्या लिखा जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। समझ रहे होगे, मल्टीप्लाई में ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस था, यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ लिख देना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ वाटर। आप देख सकते हो, इस नीचे वाले को हमने ऊपर भेज दिया, तो हमारा फॉर्मूला तैयार होके आ चुका है भाई। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट फाइनली आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है, इसी को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये था रिलेटिव डेंसिटी। अब कुछ कॉमन सब्सटेंस है जिनकी रिलेटिव डेंसिटी लिख देते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस, क्या लिखोगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सम है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस भी, कॉमन सब्सटेंस। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस लिख देते हैं। इसी प्रकार से एक चार्ट बना लेना और यहां लिखते चले जाते हैं। क्या लिखोगे यहां पे, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, और यहां क्या लिखोगे, सब्सटेंस। कॉर्क 0.24 होती है कॉर्क की, वुड की 0.8 होती है भाई, आइस की 0.92 होती है, वाटर की 1 होती, मरकरी की 13.6 होती है, गोल्ड की 19.3 होती है। तो ये कुछ सब्सटेंस थे जिनके हमने रिलेटिव डेंसिटी लिख लिया। आप लोग इसको पॉज करके आप उतार लेना, एक बार पॉज करके उतार लो। हाँ बेटा, तो आपने उतार ली होगी। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, लेसन नंबर 3। अब हमारे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट करवा दिए गए हैं प्लेलिस्ट में। जिस भी बच्चे ने जो भी टॉपिक नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकता है वहां जाके, और उसके बाद में फोर्थ चैप्टर हम आगे तैयार कराएंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।